जय हिंद सभी को। वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? जी बताओ। सर। जी नेहा, सर आ रही है। शैलवी, सविता। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड बोलिए। तो इवनिंग। आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी आप सभी को? आ रही सर आवाज। ठीक है, आ रही है। आज 22 तारीख है। जैसा कि आप लोग और हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस पर्पज से यहाँ पर जुड़े हैं, तो सबसे पहले इस शिक्षा संवाद समूह में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले शिक्षा संवाद जो एक पुस्तक दी है, या किसने लिखी थी, जरा बताएं आप सभी में से कोई भी लोग कि इस शिक्षा संवाद जो बुक है या पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? बताइए। जय अभी कृष्ण कुछ दिन मूर्ति। पहले वो डिस्कस किया था ना हम लोगों ने। बताओ किसने लिखा है? जय कृष्ण सर, जय कृष्ण मूर्ति। जय कृष्ण मूर्ति। हाँ, जय कृष्ण मूर्ति ने लिखा था ना। जय कृष्ण मूर्ति, जी जिद्दू सर। कृष्ण मूर्ति जी ने लिखा था। लेकिन अब हम लोगों ने सेक्शन क्या करते हैं, हम लोग यूनिट फर्स्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। टारगेट हम लोग क्या, एनटीए यूजीसी नेट नेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यूनिट 2 को स्टार्ट किया है। यूनिट 2 आपका है क्या? यूनिट 2 में आपको एजुकेशनल एजुकेशनल हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, एजुकेशनल हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एजुकेशनल हिस्ट्री में कल हम लोगों ने इसके कंसेप्ट को पढ़ लिया है, इसके बेसिक कंसेप्ट को हम लोगों ने देखा है। जिन लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा, इसके पहले वाला वीडियो, उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने चीजों को समझा है कि हम लोगों को सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है एजुकेशनल हिस्ट्री में। तो एजुकेशनल हिस्ट्री को हम लोग एज ए स्टूडेंट के पर्पज से नहीं देखते हैं, हम लोग एज ए टीचर के पर्पज से देखते हैं। तो कल तो हम लोगों ने एज ए टीचर के पर्पज से हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट के पर्पज से क्या क्या चीजें इसमें जुड़ती हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है कि हम लोग एक वार्म अप क्लास जरूर करते हैं। वार्म अप क्लास या वार्म अप टाइमिंग के दौरान जो पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े होते हैं, उसको हम यहाँ पे रिकैप करते हैं। क्या करते हैं, तो एक बार तेजी से रिवीजन मारते हैं। तो आप सभी तैयार हो? कल की जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी वह आप सभी को याद है? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हम लोग देखते हैं। तो वो 3 चीजें क्या है आपकी? बताओ जरा मुझे। नाम बोलेंगे, नाम बताओ। सबसे पहले सैलवी बताओ आप कि इसमें टीचर एजुकेशन में नॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें क्या देखते हैं हम लोग? सर नॉलेज हाँ, नॉलेज और और बिहेवियर। नॉलेज और और बिहेवियर। वॉइस बहुत धीमी आ रही, बहुत स्लो आ रही है, ऐसा क्यों है? हेलो। हाँ हाँ, बोले। हेलो। हाँ सर। पहला आप एटीट्यूड, वो नॉलेज है। और नॉलेज, दूसरा एटीट्यूड है और तीसरा बिहेवियर। नॉलेज, एटीट्यूड, एटीट्यूड और बिहेवियर। बिहेवियर। हाँ। ठीक, इस ये हो गया। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और, हम 3 चीजों की बात करते हैं। 3 और चीजें क्या थी जिसमें स्किल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी? तो 3 प्रकार की स्किल कौन सी बताई गई थी अगर हम स्किल की बात करें? सर क्षमता। सबसे पहले शिक्षण की, पहले आपकी टीचिंग सर होगी। क्षमता। टीचिंग स्किल आपके सामने हो, सबसे पहले टीचिंग स्किल आपके सामने हो, आपको टीचिंग स्किल आती हो। फिर पेडागोजिकल थ्योरी आपकी आती हो। हाँ सर, पेडागोजिकल थ्योरी और। थ्योरी की बात करते हैं। सविता जी, तीसरा पॉइंट आप बताइए, तीसरे पॉइंट में क्या आएगा आपका? सर तीसरा पॉइंट है प्रोफेशनल स्किल्स, हाँ, जिसको हम पेशेवर कौशल कहते हैं। आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप प्रोफेशनली रूप में इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। जी।
ठीक, प्रोफेशनलिज्म स्किल्स के बात हम लोग करते हैं। तो कल यहाँ पर ये था, ये पॉइंट ऑफ व्यू था टीचर एजुकेशन के अकॉर्डिंग कि टीचर एजुकेशन हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते, क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने कमेटीज एंड कमीशंस के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़े कमेटी और कमीशंस के बारे में, तो दोनों में नेहा बताओ कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। कमेटी वीडियो देखा, बताओ वीडियो नो देखा सर, आपने? नो सर, नहीं देख पाए, तबीयत नहीं सही तबीयत है। नहीं ठीक है, नहीं सर। ज्यादा होली खेल ली इन्होंने ना, कमेटीज एंड। पूरा होली यही खेल डाली हम लोग का मतलब ही। हाँ ये बात है क्या कि करे इन्होंने दिए ही पूरी की पूरी होली हम खेली। सोचे हम ही खेल ले। नहीं सही है, किसी एक को तो खेलना ही चाहिए था ना। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जब इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ सविता जी आप ही बताओ कि कमेटीज और कमीशन में से कौन किसको हम बड़ा मानते हैं, जिसको इसको समितियां बोलते हैं। हाँ, और एक आयोग है, तो आयोग बड़ा रूप होता है और समितियां छोटा रूप होता है। हाँ आयोग बड़ा होता है, आयोग के अंतर्गत समितियां काम करती हैं हम लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद 1948 1947 में भारत आजाद होता है। भारत के आजाद होने के बाद सबसे पहला जो आयोग बनता है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको बोलते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। जी सर। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हम लोग जब कभी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑटोमेटिक मुंह में आ जाता है, जबकि यह यूनिवर्सिटी एजुकेशन एजुकेशन कमीशन है। तो सर, कमीशन। समितियां बड़ी हैं या आयोग? यहाँ पर जो आयोग होता है, आयोग एक ब्रॉडर सेंस में होता है। आयोग के अंतर्गत छोटी छोटी समितियों का निर्माण होता है। उन समितियों के द्वारा ही जो है वो चीजें आपकी आगे डेवलप होकर आती है। समितियों का काम होता है कि जो आयोग के द्वारा काम दिए गए हैं, क्या वो काम कंप्लीट हो पाया है अथवा नहीं हो पाया है, उसके बारे में यहाँ पे ये सब चीजें पूछी जाती। इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, यूईसी बोलते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसको कहते हैं। इसको अन्य नामों से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसको अन्य नाम से क्या जानते हैं, इसको डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग ने करी थी। कल हम लोगों ने एक बात पूछा था जो कि यहाँ पे शैलवी हम लोगों को बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बताइए। बोलिए, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रिया जी आप बता दीजिए, उनको नहीं याद है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद है। ये अंतरिम मंत्रिमंडल का चयन हुआ था, तभी से बन गया था शिक्षा मंत्री। ठीक, अबुल कलाम आजाद जी थे। ठीक है, तो ये कहानियां बनी थी। अब बात आती है, हम लोग टीचर एजुकेशन से अगर रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड इसमें क्या चीजें हम लोगों को मिली थी, इन्होंने क्या बताया था टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। तो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड इस आयोग ने जो मतलब जानकारियां दी और जो सुझाव दिए, तो इनके सुझाव एग्जाम में आते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से बोला था कि इस आयोग ने पाया कि प्रशिक्षण जो कॉलेज है, ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, उसमें बुनियादी आवश्यकता है, अभिविन्यास कार्यक्रम है, वह अभिविन्यास कार्यक्रम नहीं हो पाता है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के लिए इन्होंने सुझाव दिए। तो वो सुझाव क्या थे बताओ जरा, प्रिया जी आप बताइए सुझाव क्या थे इनके। सुझाव इन्होंने दिया कि सर, पूरे होल कोर्स पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। मतलब एक ओवरऑल थियरी और प्रैक्टिकल के बीच जो गैप बन रहा है उसको कम करना। हाँ, इन्होंने मुख्य रूप से पाठ्यक्रम को एक अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए बताया। जैसा कि आपने बताया, इस पाठ्यक्रम को थ्योरी एंड प्रैक्टिस
ठीक, ये दो याद रखें, सिद्धांत और अभ्यास इन दोनों पर ज्यादा प्रयास किया है ध्यान देने का। इनका सुझाव था कि जो हम लोगों का पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में हम थ्योरी को तो ध्यान में दे ही दें, थ्योरी के साथ साथ हम अभ्यास को भी महत्वपूर्ण ध्यान दें। इनकी केवल यही एक इनका यहाँ पे सुझाव था, यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर इनका एक सुझाव था। इस सुझाव के अंतर्गत ही अन्य चीजों को इन्होंने जोड़ा है, जिसमें हम लोग इतनी चीजें पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा आयोग था, अब ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इन्होंने और बातें क्या कही, तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय शिक्षा में अब देखिए कल की डेट के आगे की चीजें हम पढ़ेंगे, जो कि टीचर एजुकेशन के अतिरिक्त इसमें क्या जोड़कर बताता है हमें। आज जो है स्टूडेंट के लेवल से भी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या बताता है। आपके एग्जाम में जो स्टूडेंट के लेवल से आएगा वो फर्स्ट पेपर में आएगा, और जो टीचर के लेवल से आएगा वो सब्जेक्ट में आएगा। तो दोनों का ही यहाँ पर समावेश हम लोग करके देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले बोलता है कि जो है ये भारत में भारतीय शिक्षा में स्वतंत्रता के बाद ये जो उच्च शिक्षा की शैक्षणिक परंपरा, सैद्धांतिक परंपरा थी, सैद्धांतिक परंपरा को कम करते हुए व्यावहारिक पक्षों को लागू करने के लिए कैब का नाम सुना है किसी ने, बताओ? CAB कैब तथा अंतरराष्ट्रीय परिषद, ठीक है, UIUB, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परिषद ने मिलकर एक सुझाव दिया, जिसके बाद जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन होता है। मतलब कह सकते हैं कैब, ठीक है, कैब प्लस IUB, ठीक है, इन दोनों के सुझाव के आधार पर ही कौन बना था, UEC बना था। यहाँ पर इन दोनों के सुझाव पर UEC बना था, मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना था। जो कि ये कब बना था, ये बना था आपका डेट क्या थी आपकी, बताओ डेट जरा। 4 नवंबर 1948 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये चीजें हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुकी है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, लेकिन इसमें और लोग कौन कौन शामिल थे, तो इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन शामिल थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया शामिल थे, और भी तमाम लोग, बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल थे, जिसमें 10 लोगों की ये कमेटीज बनती है, 10 लोग यहाँ पे होते हैं मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें इतनी चीजें बताते हैं। इन्होंने अपनी पूरी चीजों का जो ब्यौरा था, ब्यौरा को पूरा का पूरा सुझाव जो है 1949 में दे दिया था। इसीलिए सर इसका लिख कर आता 1948 से 49, सुझाव पूरा कंप्लीट करके ये 25 अगस्त 1949 को, याद रखिएगा, पूरे के पूरे सुझाव को इन्होंने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना ये होती है, और रिपोर्ट आप रिपोर्ट जो है यहाँ पे लिख देंगे रिपोर्ट, ठीक, रिपोर्ट जो है 25 अगस्त 1949 को ये सौंप देते हैं। इस रिपोर्ट में इन्होंने प्रमुख सुझाव दिए। इन्होंने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने के लिए पहली सिफारिश करी। क्या कहा कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें है तो बहुत ढेर सारी चीजें इन्होंने बताई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आया है हायर एजुकेशन को इन्होंने समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए बोला। ये क्वेश्चन कहां पर आया है, ये आपने हमारा जो नेट का एग्जाम है ना उसमें आया था। हाँ, फर्स्ट पेपर में भी हो सकता है, सूची में डाला गया। हाँ, फिर इसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा में स्नातक। अब देखिए हायर एजुकेशन में ही इन्होंने 3 वर्ष के लिए बोला,
कि 3 वर्ष के लिए क्या होना चाहिए, फिर 2 वर्ष के लिए भी इन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए, 2 इयर्स वाला कोर्स, फिर इन्होंने तथा शोध कार्यों के लिए भी इन्होंने कुल मिला के उच्च शिक्षा में इन्होंने स्नातक के लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने 3 साल बताए कि ग्रेजुएशन के लिए 3 वर्ष होना चाहिए, स्नातकोत्तर मतलब पीजी के लिए यहाँ पर ये यूजी है और यहाँ पर ये परा स्नातक या स्नातकोत्तर, ठीक, स्नातकोत्तर मतलब पीजी के लिए इन्होंने कितने साल को बताया कि 2 साल पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ इन्होंने शोध कार्य के लिए, ठीक है, शोध कार्य के लिए, शोध कार्य के लिए समय कितना दिया, इन्होंने बोला कि कम से कम 2 वर्ष का किसी को कोई शोध कार्य करना हो तो शोध कार्य के लिए इन्होंने 2 वर्ष, तो ऐसे इन्होंने इसका डिवाइडेशन किया था पीएचडी के लिए, ठीक, पीएचडी के लिए। तो ये इनका मुख्य था, इन्होंने जो अपने सुझाव में दिया था इन्होंने। क्लियर है, इतने पॉइंट बताओ सबको। सर ये कैब वही है ना जो सलाहकार, हाँ, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड नहीं थी, केंद्रीय सलाहकार एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी जो बोर्ड कमीशन थी ना जी, हाँ वही था ये, जी सर। ठीक। तो अब इसमें तो ये चीजें, सर IUB क्या है? इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन है आपका, जिसको हम लोगों ने बताया था अंतरराष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय परिषद, ठीक है, अंतर विश्वविद्यालय परिषद या अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद जो था, ठीक है, इंटरनेशनल। और ये कैब का है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। हाँ, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ई नहीं लिखा था मैंने। चलो ये हो गया पॉइंट, ये आया था ना 1920। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके मुख्य पॉइंट क्या है, ये 1948 में ये सब बातें कही गई हैं, ये किसके लिए, ये टीचर्स के लिए नहीं, ये स्टूडेंट के लिए। फिर इसमें कृषि की उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए कृषि विश्वविद्यालय तथा ग्रामीणों की शिक्षा के लिए अलग से ग्रामीण विद्यालय खोले जाने की बात ये कहते हैं। फिर इन्होंने बोला कि उच्च शिक्षा में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी तथा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य करी जाए। मतलब इन्होंने बोला कि स्नातक स्तर पर, पीजी स्तर पर, स्नातक स्तर पर हिंदी एंड इंग्लिश क्या करें, मस्ट कर दे, अनिवार्य कर दे। तो ये पॉइंट आउट करिएगा कि ये चीजें इन्होंने बोली है यहाँ पर, इतनी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर टीचरों के लिए देखो क्या बोला, टीचरों के लिए ये बोला कि विश्वविद्यालय शिक्षा के सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष हो, लेकिन इन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य होने पर उनकी सेवा आयु या उनके रिटायरमेंट की आयु को बढ़ा दिया जाए। कितने वर्ष बढ़ा दिया जाए, इन्होंने रिटायर की आयु 60 थी, इन्होंने कहा 60 से बढ़ाकर 64 कर दी जाए, मतलब 64 वर्ष कर दिया, यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो टीचरों का तो, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट इन्होंने बताया। फिर इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट वे में आता है आपका, जिसमें बोलता है कि विधि स्नातक LLB, ठीक है, LLB पाठ्यक्रम का 3 वर्ष होने के लिए उन्होंने बोला है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि विधि की जो शिक्षा है, ये LLB की जो शिक्षा है, इसको कितने वर्ष बोला है, 3 वर्ष, 3 वर्ष होने का हो, जिसमें इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जानते क्या बोला है कि 3 वर्ष की बोली तो, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दिया है कि अंतिम वर्ष में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। याद रखिएगा, इसमें बोला है क्या, अंतिम वर्ष में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की बात बोलते हैं, ठीक है, व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की बात यहां पर बोलते हैं,
ठीक है। इन्होंने फिर इसके बाद टीचर टीचर जो बीएड करते हैं उनके लिए क्या होता है कि शिक्षक प्रशिक्षण में कम से कम 12 सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। मतलब इन्होंने कहा कि टीचर ट्रेनिंग के लिए ठीक है, टीचर ट्रेनिंग के लिए कितने 12 वीक्स को इंपॉर्टेंस माना है इन्होंने। ठीक है, 12 वीक्स को इंपॉर्टेंस माना है यहाँ पर। क्लियर है? इतने पॉइंट बताओ। जी सर। ठीक, फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर इन्होंने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की जो कंडीशन बताई है, तो यूनिवर्सिटी लेवल पर यूनिवर्सिटी लेवल पर फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन का इन्होंने परसेंटेज शो किया था सबके सामने। तो फर्स्ट डिवीजन के लिए उन्होंने 70% रखा था। ठीक है, सेकेंड डिवीजन के लिए 55% रखा था इन्होंने। ठीक है, और थर्ड डिवीजन के लिए कितना रखा था? 40%। ठीक, तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे था। और साथ ही साथ इन्होंने ग्रेस मार्क को समाप्त कर दिया जाए, ये कंडीशन कही थी। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेस मार्क को समाप्त करने के लिए सबसे पहले किस आयोग ने बोला? तो सबसे पहले 1948 में जो राधा कृष्णन आयोग बना था, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते, उन्होंने ही बोला था। उन्होंने बोला था ग्रेस मार्क को खत्म किया जाए। ग्रेस मार्क को समाप्त किया जाए। ठीक, क्वेश्चन यहां से जरूर बन सकता है। ठीक है, आप जैसे अगर आप लोगों को अगर पेपर सेट करने का मौका दिया जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ोगे, इस वाले क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि एलएलबी 3 वर्ष का होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि अंतिम वर्ष में व्यावहारिक प्रशिक्षण मतलब कि बिहेवियरल ट्रेनिंग देनी चाहिए यहाँ पर। तो ये बीएड में ही होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन एलएलबी में भी करने के लिए सबसे पहले 1948 में बात कह दी गई। तो आपके माइंड में तुरंत आएगा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को देना बहुत जरूरी है। क्लियर है ये पॉइंट? सर जी सर, ग्रेस मार्क वही होता है ना जो कि पासिंग होता है, कि पास करने के लिए। ग्रेस मार्क को हिंदी में कृपांक बोलते हैं, कृपा पर जो अंक प्राप्त किए जाए, जिसको हम लोग सरल भाषा में गांधी डिवीजन बोलते हैं। सर इसमें कितने अंक दिए जाते थे, मतलब नंबर? कृपांक का मतलब होता है कि कुछ अंकों से यदि बालक फेल हो रहा हो तो उसको पास कर दिया जाता है। अच्छा, अभी भी तो देते हैं क्या? खत्म हो गया है? नहीं, ये खत्म होने की बात बोल रहे, जबकि अभी तो ग्रेस मार्क की कंडीशन तो अभी समय लगभग खत्म हो गई है। सर दो नंबर मिलता है। हाँ, लेकिन लिख के आ जाएगा ग्रेस मार्क। अब याद रखिएगा, इसी आयोग ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। इंपॉर्टेंट काम ये था आपका कि इस आयोग ने एनसीसी की स्थापना की भी बात करी, एनसीसी की स्थापना की भी बात करी, जिसको नेशनल कैडेट कोर कहा जाता है। तो इस आयोग ने 1948 में एनसीसी को बनाने की सिफारिश करी थी। साथ ही साथ एनसीसी अगर है तो एनएसएस के लिए भी, जबकि एनएसएस की बात कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, यहीं पर हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे, जो एनएसएस होता है राष्ट्रीय सेवा योजना। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना, इसकी भी शुरुआत 1969 में इस योजना की शुरुआत करी गई थी। क्लियर है? बताओ सबको। सर एनसीसी और एनएसएस में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इसलिए हम बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि हम अपने कॉलेज में एनसीसी के जो है एनसीसी में सबसे क्या होता है आपका? एएनओ, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर में जो कॉलेज में जो कोई मतलब जो कॉलेज में उसको जिसके नेतृत्व में चलाया जाता है। जैसे हमारे कॉलेज में हमको एनसीसी का एएनओ बनाया गया है। क्या बनाया गया है?
NO, जो कि लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। ठीक, मेरी भी ट्रेनिंग अभी 3 महीने की होगी, जो कि नागपुर में होगी मेरी ट्रेनिंग। साथ ही साथ मैं अपने कॉलेज में NSS के कार्यभार को भी संभालता हूँ, मतलब कि प्रोग्राम ऑफिसर, ये राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी भी हम हैं। ठीक है, तो अपने विद्यालय में हम NCC भी देखते हैं और NSS भी देखते हैं, और साथ ही साथ खेल से संबंधित जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक, स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स को भी हम ही देख रहे हैं अपने कॉलेज में। तो ये 3 विभाग मेरे साथ में है, साथ ही साथ एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी मेरे सर साथ में है। वेटेज किसका ज्यादा है? सर वेटेज किसका वेटेज ज्यादा जो है? है सबसे ज्यादा सर, NCC का है। एनसीसी का ना कितने मार्क्स है सर? एनसीसी का वेटेज ऐसे फिजिकल है वाला कि कोर्स जैसे किया है? अभी, हाँ सुनते हैं, अभी वेटेज ऐसे है कि जैसे इनको 25 वर्ष की अंदर जो है, जो भी बच्चे होते हैं उनको पुलिस भर्ती में या आर्मी की भर्ती में ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट होता है, इसके आधार पे इनको वरीयता दी जाती है वहां पर। ठीक है ना? जैसे सर ना, अगर जैसे कोई भी भर्ती आती है ना, आप एनसीसी का लगा देते हैं, मान लीजिए, मुझे कंफर्म तो नहीं, एक का 5 होता है, एक का 15 होता है। हाँ, तो अगर आप एनसीसी में है तो मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बीएड एंट्रेंस आपने दिया, तो आप 5 लोगों से एनसीसी लगा दिए फॉर्म, तो अपने 5 लोगों से आगे कर दिया जाएगा आपको। हाँ, उसका ये वेटेज चीज में सर होती है वेटेज, जब आप सबसे पांच बड़ा वेटेज होता 5 है। एक का 5 एक का हाँ, 15 सबसे होता है। बड़ा वेटेज ये होता है कि जब कभी आप इंडियन आर्मी के लिए जाते हैं या पुलिस के लिए जाते हैं या भारत से संबंधित, सैन्य से संबंधित कहीं पर भी जाते हैं, तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको एनसीसी वालों को ही दिया जाता है। क्लियर है? जो कि हमारे कॉलेज में ये एनसीसी के लिए काफी को उठक पटक होती रही कि कौन संभालेगा, कौन संभालेगा। अंततः हमको दिया गया और इसको, इस कार्यभार को कंटिन्यू हम कर भी रहे हैं। ठीक है, अभी तो सेशन है नहीं, सेशन जब होगा तो सर उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्लियर है यहाँ पर? हाँ, सर सविता जी कुछ कहना चाह रही, बोले। नहीं सर, आपने हाँ, वो ये जो स्पोर्ट्स सर का आप बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स भी आप देखते हैं, तो हाँ, स्पोर्ट्स के लिए कुछ कोर्स करते हैं ना, तो आपने किया है फिजिकल स्पोर्ट्स वाला? के लिए हम बताएं तो हमने जो है, जिस समय हम खेलते थे तो हमने कानपुर में खेलना शुरू किया, कमला क्लब में, एक बहुत फेमस स्टेडियम है, वहां पे सीखा मैंने। इवन 3 साल सीखा। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर मैंने खेला। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं खेल पाया, लेकिन यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल तक ही हम खेल पाए थे। यूजी में भी 3 साल था, ओके। 3 साल पूरा खेला उसमें। यू और पीजी में 1 साल खेला था हमने, लास्ट ईयर। ठीक है, 1 साल तो मैच ही नहीं होता, तो टोटल 4 साल मेरा अनुभव है क्रिकेट को खेलने का। उसी के आधार पर, या ऐसे ही भी बना देते हैं, उसी के आधार पर मुझे वहां पर दिया गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, जी ठीक है सर, तो ये ये चीजें सर इतनी क्योंकि थी मेरी। फिजिकल वाले नहीं मिलते हैं ना टीचर। हाँ, क्लियर है हेलो यहाँ पर सर। इतने? हाँ, बोले आप। सर एनसीसी का तो जान रहे हैं कि उसमें क्या क्या होता है, एनएसएस में सर क्या क्या होता है? एनएसएस होता है राष्ट्रीय सेवा योजना, होता है जिसके अंतर्गत हम लोग जो समाज में सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देते हैं। जैसे विद्यालय होता है, विद्यालयों में ये सिखाया जाता है कि समाज में हम जाकर कैसे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब समाज को जागरूक कैसे बनाए, उसका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। एनएसएस के द्वारा छोटी छोटी रैलियां निकाली जाती है, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं। अब जैसे पौधारोपण है, पौधरोपण का कार्यक्रम किया जाता है। मास्क है, मास्क बांटने का काम किया गया इसमें। गरीब बच्चों को किस तरीके से हम लोग ट्रीट करें, उनको कैसे पढ़ाएं, अपने आसपास के आवरण में उनको कैसे देखभाल करें, तो इन सब चीजों के बारे में वहां पर जानकारी दी जाती है। और इसमें जो है कार्य दिवस होता है कि टोटल जो है 7 आपके जो विशेष कार्यक्रम, विशेष शिविर होता है, 4 आपके सामान्य कार्यक्रम दिवस होते हैं। तो विशेष कार्यक्रम में 7 दिन का कैंप लगता है आपका। ठीक, कोई एक निश्चित दूरी पर आपने लगा लिया कैंप, और उस कैंप में जाकर सुबह जो है आपका राष्ट्रगान होगा, झंडारोहण होगा। उसके बाद आप दिन का पूरा काम करेंगे। काम करने के बाद तब आप, हम लोग उसमें आगे हम लोग काम बढ़ाते हैं। क्लियर? जी सर। जी सर। ओके, तो अब यहाँ पर ये आपकी दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, टीचर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टूडेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। 1948 अब आपका यहाँ पर समाप्त होता है। क्लियर? अब हम चलेंगे नेक्स्ट आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको साफ कर दें। यस सर।
ठीक, अब इसके बाद आएगा हम लोगों का सेकंड वाला सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में जिसको पता हो वो बताओ, तब से हम बोर्ड को साफ कर दें। बोलो। किसी को नहीं पता है कुछ? पता है ना। बताओ, बताइए आप लोग। सर इसे हिंदी में माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, और ये आया था 1952 से 1953 तक के। और इसे जैसे कि वहाँ राधा कृष्णन के नाम से जानते हैं, वैसे इसको भी मुदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय वाइस चांसलर यही थे। चेयरमैन होगा कि वाइस चांसलर होगा? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये कलकत्ता हाँ, तो मैंने विश्वविद्यालय में वाइस थे। चांसलर लिखा है। जी जी, जिसकी वजह से इनके नाम पर ये मतलब लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे पहले। डॉक्टर माइकल सैडलर भी इसमें थे, इसी वजह से शायद इसको कभी कभी नहीं, सॉरी सैडलर नहीं, मुदालियर वाला माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, दोनों नाम से इसको इसलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसको कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मतलब बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, इसकी बात करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो इसकी बात में देखिए सबसे पहले क्या आएगा, तो इसमें कहते हैं कि इस आयोग के विचारार्थ या विषय इस प्रकार है। इसमें विचार जो किए गए थे, इसमें जो बातें कही गई थी, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि इस आयोग में क्या बातें कही गई है। ठीक है, तो इस आयोग में बात जो कही गई थी उसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि इसकी स्थापना, जैसा कि अभी हम लोगों को सूचना दी है किसने, या हम लोगों को इस बात से अवगत कराया है किसने, कि इसके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर क्या थे आपके? ये मद्रास विश्वविद्यालय चेयरमैन थे। सबसे पहले हम इनके संबंध के बारे में जानेंगे कि ये कौन थे। चेयर पर्सन या चेयरमैन बोलते हैं, तो सबसे पहले चेयरमैन पढ़ते हैं। ठीक, तो चेयरमैन आपने बोला है डॉक्टर लक्ष्मण ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर होता है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि ये इसके चेयरमैन कौन थे। अब इसके बारे में जैसा कि आपको अभी किसने बताया, प्रिया जी ने बताया कि ये मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसकी अध्यक्षता कब स्वीकार करी, याद रखिएगा, ये जो है 1952 से 53 आपको मिलेगा। जी सर, 1952 से 53। ठीक, तो इसकी जब तो बात हुई कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 23 सितंबर 1952 को। 23 सितंबर 1952 को इसकी अध्यक्षता के लिए इनको बोला गया, इसलिए इनके नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, मुदालियर आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, मुदालियर आयोग भी कहते हैं। क्लियर, पॉइंट नोट रखिएगा, का एग्जाम में आपको मुदालियर आयोग कह सकता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग कह सकता है। सबसे ज्यादा इसके सन के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, आपको दे देंगे, ये डाउटफुल होगा, 23 सितंबर है, 23 अक्टूबर है, 23 नवंबर है, ऐसे डेट दे दी जाएगी। तो डेट भी अपने माइंड में सेट करके ही रखना है। आपको एक चार्ट में जब आप बनाओगे तो एक अलग से एक तरफ आयोग लिखो, एक तरफ उनके डेट लिखो, एक तरफ उनके चेयरपर्सन लिखो या चेयरमैन लिखो, तो ऐसे आप सेट करने जाओगे तो आपको पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे।
इतने पॉइंट क्लियर। फिर दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि इस आयोग, इसलिए इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो हम शुरुआत से समझते हैं कि इनको मद्रास का जो है मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी जानते हैं। तो इसको इंग्लिश में भी बोल दे ताकि और लोगों को भी समझ में आए जो इंग्लिश वाले। तो इन्होंने बोलते कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बाय रिजोल्यूशन डेट 23 September 1952 under the chairmanship of Dr. A. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, मुदालियर द वाइस चांसलर ऑफ द मद्रास यूनिवर्सिटी। तो इसको भी याद रखिएगा कि मद्रास यूनिवर्सिटी के ये क्या थे, वाइस चांसलर थे, रहे वहां पर। फिर इन्होंने कहा कि therefore this commission is also known as मुदालियर कमीशन, इसलिए इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम कहें कि इसके उद्घाटन की बात कब करें, कि इस आयोग का उद्घाटन कब होता है, ठीक है, तो इसकी स्थापना तो हो जाती है, लेकिन काम करने पर एक्टिव कब होता है ये बोल सकते हैं कि एक्टिव कब होता है काम करने के लिए। तो काम करने के लिए एक्टिव होता है 6 अक्टूबर को, ठीक, 6 अक्टूबर 1952 को ये काम करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। इसने जून 1900 और इन्होंने जून 1953 को अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करते हैं, सबके सामने लाकर रखते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हुए, बोलो। यस सर। अगर इससे थोड़ा सा और पीछे जाए, थोड़ी सी और कहानी अगर समझना चाहे तो और समझ लेते हैं। तो अगर हम देखना चाहें कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय आयोग की जो संस्तुतियां थी या सुझाव थी, उस सुझाव के आधार पर एक उच्च शिक्षा के विकास की बात कही गई। लेकिन भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के लिए एक ताराचंद समिति का गठन किया था। ठीक है, याद होगा अगर किसी को कि ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था, 1948 में ही किया था, जिसकी समीक्षा के लिए 1951 में केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति करी थी। याद रखिए 1948 में ताराचंद समिति भी बनी थी, जिसके जो है क्या किया था, बताओ। ताराचंद समिति की समीक्षा के लिए, ताराचंद समिति की समीक्षा करने के लिए 1951 में एक आयोग की केवल नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव किसने रखा, याद रखिए ताराचंद समिति ने ही, या समिति, अब देखिए कमीशन और कमेटी आपको याद आ रही होगी कि ये है कमीशन, वो कमेटी है, ये ताराचंद कमेटी की समीक्षा। ठीक सर, उसे नोट डाउन कर दीजिए। हाँ, तो ये कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक, ताराचंद समिति जो 1948 में बनाई गई थी, इसकी समीक्षा के लिए जो है किसका निर्माण किया गया, इसकी समीक्षा के लिए आपका बोलते हैं SEC की स्थापना करी गई। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की स्थापना करी गई, और इसकी स्थापना के लिए संस्तुति किसने दी थी, केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। अब इसका प्रस्ताव किसने रखा है, ये केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने जब ये प्रस्ताव रखा, तब जाके 23 सितंबर 1952 को मद्रास के तत्कालीन जो कुलपति थे, उनको जो है उनकी अध्यक्षता में इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में जब इसका निर्माण करते हैं, तब जाके ये कहानी आगे बढ़ती जाती।
तब जाके क्या बनती है, आपकी कहानी आगे बढ़ती है। तो मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन जो कुलपति थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जिसे हम लोग मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। जबकि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब कब सौंपी थी भारत सरकार को, प्रत्यावेदन निम्नलिखित प्रमुख सुझाव दिए थे। कहीं कहीं आपको 6 अक्टूबर में मिलता है, 6 अक्टूबर भी मिलता है, कहीं कहीं आपको 29 अगस्त भी मिलता है ना। इसके डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ठीक, इसके डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो बताओ रिपोर्ट कब प्रेजेंट करी होगी? 1953 में। वो क्लियर है, लेकिन डेट क्या है? डेट तो हमने नहीं लिखा सर। जून 1953 है, पता नहीं। मनोज सर, ये ताराचंद समिति की समीक्षा सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी कि सेकेंडरी माध्यमिक आयोग की समीक्षा ताराचंद ने की थी? यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। यहाँ पर 1948 में जब ये ताराचंद समिति बनी तो इसकी समीक्षा को इसके बारे में जानने के लिए केंद्र सरकार ने कहा भाई हमने एक ताराचंद समिति बनाई, अब इसने क्या काम किया क्या काम नहीं किया इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो उन्होंने कहा जानकारी चाहिए, तो केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग एक बनाएंगे, जिसके माध्यम से हम ताराचंद समिति में जो भी चीजें बात कही गई है उसके बारे में जानेंगे, के बारे में पता चले। ठीक है सर, ठीक है सर। ये तीनों डेट कंफर्म कराइए। स्थापना हुई 23 सितंबर 1952 को, एक्टिवेट हुआ ये 6 अक्टूबर 1952 को, सबमिट कब किया इसने 29 अगस्त 1953 में। आपको डेट जो दिखाई जाएगी तो ऑन ये एक्टिव वो सब नहीं है, आपको जो इनका जो रिपोर्ट दिया था रिपोर्ट दिखाता है इसमें। हाँ, रिपोर्ट हम बता रहे, ठीक है, मैंने सही बोला था, ये एक्टिव की बात बोली थी ना। रुकिएगा मैं अभी सही करता हूँ, तीनों डेट आपको सही दे देते हैं हम आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ये काम करना कब शुरू करती है? सबसे पहले तो ये हुआ कि ये काम करना या एक्टिव कब होती है? एक्टिव अभी हमने बताया 6 अक्टूबर 1952 को ये काम करना शुरू करती है। और रिपोर्ट कब देती है? रिपोर्ट जो है आपको देती है ये 29, ठीक है, अगस्त को, 29 अगस्त 1953 ना, 1953 को। तो ये 3 डेट आपके सामने है, जिसमें से एग्जाम में ये पूछा जाता है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। सबसे ज्यादा केवल यही पूछा जाता है आपको। लेकिन अब जो है एग्जाम पहले क्वेश्चन ये पूछते थे, अब क्वेश्चन ये ज्यादातर पूछने लगे हैं, ठीक है। और इन्होंने अपने सुझाव जब रिपोर्ट दिए तो रिपोर्ट में अनेक प्रकार के सुझाव दिए हैं इन्होंने, तो इनके सुझाव जो है काफी लंबे चौड़े थे। क्लियर है? जी सर। हाँ, तो अब इनके सुझाव के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने कहा कि सभी पहलुओं तक पहुंचने की जरूरत है। इस आयोग ने अपने विचार में कहा कि द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस कमीशन आर एज फॉलोज to inquire into and report on the present position of secondary education in India in all its aspects। इन्होंने कहा कि इस आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार है जिसमें भारत में माध्यमिक शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है उस वर्तमान स्थिति की सभी पहलुओं में जांच करना और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अब इस विशेष संदर्भ में इन्होंने पुनर्गठन किया और सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए। वह सुझाव क्या थे? सबसे पहले अब इनके सुझाव लिखेंगे। सर पीजीटी वालों का फेवरेट आयोग है ये। हाँ, पीजीटी में आपका 100% आता है। या आप डिस्क्रिप्टिव जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ये, तो उसमें भी ये काफी अहम रोल करता है, क्योंकि एग्जामिनर को या टीचर को की पॉइंट्स चाहिए और आपको की पॉइंट्स ही यहाँ पर पूरी कहानी तो बता रहे हैं, बोर्ड में आपको की पॉइंट्स हम लिखते जा रहे हैं। सर बोलिए आगे। हेलो, बोलिए सर प्रस्ताव सुझाव संतुति एक ही होती है? नहीं
सर जब भी किसी को जैसे संस्तुति करना, जैसे होता है कि अपनी बात रखना, प्रस्ताव मतलब होता है कि आप उसको कहीं कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज के एक दस्तावेज के रूप में प्रपोजल रखना। और आपका प्रपोजल क्या रख था रहे हैं। तीसरा? तीसरा क्या था? सुझाव। प्रस्ताव, सुझाव सुझाव, मतलब हाँ, संस्तुति। होता है कि जब उन्होंने कह दिया, उसके बाद जो कमीशन या कमेटी बैठी, उसने जो अपना एनालिसिस करके जो एक पूरा लिस्ट बना के दिया कि क्या सुधार होना चाहिए, वो हुआ सुझाव। ये तीन हाँ। चीज है। ओके, थैंक यू। फिर से बताएं, फिर से। सर संस्तुति मतलब होती है कि मतलब वहां पे श्योरिटी एक तरह से कह लीजिए नहीं। जैसे केंद्र सरकार ने संस्तुति की ना, ताराचंद समिति का जो गठन हुआ था 1948 में, उसके सुझावों की समीक्षा करने के लिए मुदालियर कमीशन की स्थापना की, संस्तुति की। वहां पे मतलब बात कही गई, एक होता ना बस बात उठी, फिर उस चीज का प्रस्ताव एक पेपर फॉर्मेट में आया। जैसे विभाग तब तक कोई बात नहीं मानता जब तक आप उसको लिखित न दे दें। बिल्कुल आपने सही जो पॉइंट। प्रस्ताव दिया वो लिखित फॉर्मेट में आया, डॉक्यूमेंट फॉर्म में। फिर इसके बाद आपका वो जो सुझाव कब होगा, जब वही मुदालियर कमीशन के भाई स्थापना हुई, उसने पहले मूल्यांकन किया कि क्या वास्तविक स्थिति है और क्या होना चाहिए। तो जो होना चाहिए उसने जो लिस्टेड करके दिया, वो हुआ उसका सुझाव होता है। तो कुल मिला के आपके सामने सबसे पहले इन्होंने बोला प्रस्ताव है, ठीक है, संस्तुति है और सुझाव है आपका। सर संस्तुति को कहीं ना कहीं सिफारिश भी लिखा रहता है, आप देखिए। ठीक है, अब तीनों के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जो होता है प्रस्ताव, ठीक है। सबसे पहले आपकी संस्तुति आएगी, कि संस्तुति का मतलब ये होता है कि इसकी बगैर भाई हम जैसे आप और हम हैं, अब हम लोग आपस में बात करें और हम लोग कहें कि नहीं अब जो है 1 महीने बाद ये काम होना चाहिए, हमने बोल दिया ना कि होना चाहिए। तो इसकी बात जो है, जब हम इसकी बात अभी हमने केवल मौखिक रूप से करी, लेकिन जब मौखिक रूप से ना करके इसको लिखित रूप में लेकर आए तो लिखित रूप में ये प्रस्ताव हो जाएगा। प्रस्ताव के अंतर्गत अनेक बिंदुओं को जब हम पढ़ते हैं तो वो सुझाव में चले आते हैं। सुझाव में आपकी क्या चीज है और क्या चीज होना चाहिए, ये चीजें बताते हैं आपके। क्लियर है पॉइंट? कहीं प्रस्ताव जो है ना सर आधिकारिक रूप में होता है। प्रस्ताव जो आधिकारिक होता है ना, लिखित। हाँ, आधिकारिक रूप में। संस्तुति जो होता है आपका, वो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट का भाव होता है कि ये होना चाहिए। ठीक, तीनों पॉइंट्स क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने जो अपने पॉइंट आउट किए थे, जो सुझाव दिए थे, सुझाव में इन्होंने रेफरेंस मतलब इन्होंने इम्प्रूवमेंट विथ पर्टिकुलर रेफरेंस के साथ, मतलब इन्होंने जो भी सुझाव दिए वो कोई ना कोई उपाय को बताकर कि किसी भी चीज को हम इम्प्रूव करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने उपाय मतलब रास्ते भी बताए। अब इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स लिए थे? सबसे पहले इन्होंने लिया कि माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इनके संगठन कौन कौन से होने चाहिए, सामग्रियों को हम क्या क्या पकड़े। फिर दूसरे पॉइंट में ये बताते हैं कि इसमें प्राथमिक, बुनियादी और उच्च शिक्षा के संबंध में इन्होंने बोला। फिर तीसरे पॉइंट में ये कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का परस्पर जो संबंध है उस संबंध को बताते हैं, और अन्य समस्याएं थी, ताकि और अन्य समस्या और अनेक प्रकार की समस्याएं थी, इन सभी को देश के लिए हमारी जरूरतों संसाधनों के अनुकूल माध्यमिक शिक्षा की एक ठोस और उचित समान प्रणाली प्रदान की जा सके, ऐसे सुझाव उन्होंने दिए। ठीक है, तो ये इसी के आधार पे, मतलब अगर कहा जाए कि पूरा का पूरा सुझाव या पूरे के पूरे इन्होंने क्या क्या लिखा था अपने प्रस्ताव में, तो इन 4 पॉइंट्स में हम लोग नोट बता सकते हैं कि सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य हो, संगठन कैसा हो और सामग्री क्या, मतलब कह रहे कि द एम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फर्स्ट, सेकंड में बोलते हैं इट्स रिलेशनशिप टू प्राइमरी, बेसिक एंड हायर एजुकेशन। लिख दे क्या इसको? जी सर। यस सर, इन्होंने बोला था ना कि टाइप ऑफ टीचर ट्रेनिंग वाला, वही आप बता रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज वाला। ठीक है, मेन पॉइंट किसके बेस पर इन्होंने अपनी पूरी की पूरी इनकी जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में क्या था ये चीजें बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि इन्होंने इनके एम्स थे,
सबसे पहले इनका क्या एम्स था, एम्स में इन्होंने क्या क्या जोड़ा, इन्होंने एम्स में सबसे पहले जोड़ा है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इन्होंने बोला कि जो भी एम्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन होंगे एंड कंटेंट ऑफ, और कंटेंट होगा, ठीक, मतलब एम्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होगा और कंटेंट होगा, सब के सब किससे होंगे संबंधित, आपके इससे सेकेंडरी एजुकेशन से होंगे, आपके किससे होंगे, सेकेंडरी एजुकेशन से। सेकेंडरी एजुकेशन से पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में ये क्या बोलते हैं, दूसरे पॉइंट में ये बोलते हैं कि रिलेशनशिप हो, क्या हो, रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब रिलेशनशिप भी किस में हो, इन्होंने बताया प्राइमरी, प्राइमरी के बाद बेसिक, बेसिक के बाद हायर, हायर, इन तीनों में रिलेशनशिप की बात बताते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में, ठीक है, तीसरे पॉइंट में आप देखो यहां पर लिख लो, तीसरे पॉइंट में क्या बताते हैं, तीसरे पॉइंट में बताते हैं द इंटर रिलेशन, ठीक, क्या बोलते हैं, द इंटर रिलेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल ऑफ डिफरेंट टाइप, मतलब विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का परस्पर संबंध, मतलब क्या बोलते हैं, इंटर, सर बहुउद्देशीय माध्यमिक, इंटर रिलेशन बोलते हैं, किसके किसके भी, डिफरेंट, डिफरेंट सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल की बात बोलते हैं, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट में क्या बोलते हैं, चौथे पॉइंट में इन्होंने बोला कि इससे और अन्य कह रहे कि अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम, क्या है, अदर, सर इंटर रिलेशन को बहुउद्देशीय बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के परस्पर संबंध, इंटर रिलेशनशिप का मतलब होता है परस्पर, बहुउद्देशीय नहीं, परस्पर, पर बहुउद्देशीय का मतलब अनेक प्रकार के, जो किसी भी प्रकार का जो संबंध होता है वो एक दूसरे से जुड़े हो, बहुउद्देशीय का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के संबंध जुड़े, लेकिन यहाँ पर सर केवल बहुउद्देशीय माध्यमिक वो विद्यालयों का मल्टीडिसिप्लिनरी, परस्पर संबंध हो, ठीक है, जी माध्यमिक, जी, यहाँ पे लाइन देखिए डिकोड करके कह रहा है, सेकेंडरी स्कूल ऑफ डिफरेंट टाइप, इंटर रिलेशन किसका होगा, सेकेंडरी स्कूल्स का होगा, इंटर रिलेशन किसका होगा, सेकेंडरी स्कूल का, जबकि लास्ट में बोलते हैं अदर एसोसिएटेड, वो बहुउद्देशीय का मल्टीडिसिप्लिनरी होगा। हाँ मल्टीडिसिप्लिनरी होता है वो, एसोसिएटेड प्रॉब्लम, ठीक, यही 4 पॉइंट है। इसी 4 पॉइंट के आधार पे पूरी की पूरी आपकी ये कमीशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। सर लास्ट पॉइंट क्या है, एक बार बोल दीजिए कह रहे कि अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम, ठीक है, अन्य संबंधित समस्याएं, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग से अन्य संबंधित जो जो समस्याएं होती है उनकी बात यहाँ पर बताते हैं। क्लियर है, बताओ सब लोग, चलना है, ठीक, यस सर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी बात करी, इसके बेसिस, इसी के आधार पर हम लोग आगे की क्लास अब कल की डेट में करेंगे, ठीक है, आज थोड़ा मुझे काम से कहीं जाना है, तो आगे की क्लास हम कल इसी 9 बजे ही करेंगे। दरअसल आज अभी निकल कर कहीं जाना है साथ में, तो इसलिए अभी की क्लास यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट जो है कल की डेट में हम करेंगे, ठीक है, सर मॉर्निंग में होगी क्लास, मैंने मॉर्निंग में होगी क्लास, अच्छा 6:15 बजे, ठीक, चलिए, ठीक है जी सर, 6:15 बजे ना, हाँ 6:15 बजे, सुबह तो 6:15 बजे होगी, ओके सर, ठीक है, ओके, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद सभी को।